हम कामायनी पढ़ रहे थे। कामायनी का तीसरा अध्याय है श्रद्धा। पहला अध्याय चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा। हमने देखा कि जो मनु चिंता में डूबा था, वो जब प्रलय का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और जब वनस्पतियां दिखाई देने लगती है और जब उसको आशा का संचार होता है, उसके मन में आशा का संचार होता है, तो वो यज्ञ करता है और बलि का अन्न रख देता है। श्रद्धा उस बलि के अन्न को देखती है, घूमने आई है, कामदेव की बेटी है, धरती पर ललित कलाओं का ज्ञान सीखना चाहती है। अचानक से उसको मनु दिखाई देते हैं, तो मनु से वो पूछती है, तू कौन है, कौन हो तुम? संसार जल निधि की तीर तरंगों से फेंकी मणि, एक मणि के जैसे, मोती जैसे, जैसे संसार सागर, जैसे सागर मणि को फेंक देता है, वैसे ही संसार ये मानो सागर हो और तुम मणि हो। और तुम कौन हो? और अकेले अपनी प्रभा बिखेर रहे हो इस निर्जन में जहाँ कोई नहीं है। ऐसे लगते हो जैसे तुमने सारी दुनिया का रहस्य, देखो यहाँ सारी दुनिया का मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, सारे संसार का रहस्य तुमने सुलझा लिया है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चंचल मन का आलस्य यानी जो मन है वो जो चंचल होता है वो स्थिर हो गया है, आलस में भर गया है, ऐसा लगता है। मौन हो तुम। और यहाँ से देखो, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी कासा जब सा आनंद। ये भमरी जैसे बोलती है, मधुकरी जैसे बोलती है। इतना मीठा सा, इतनी मीठी सी आवाज़ सुनी मनु ने। उसने मुख नीचे कर रखा था जैसे कोई कविता हो, कविता का छंद हो। तुलना देखो, नायिका के सौंदर्य की तुलना की है कविता के छंद से, और फिर एक झटका सा लगता है किसको? मनु को। निरखने लगे लुटे से कौन, लुट गया हो जैसे, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत। जबकि वो पूछ रही है, भैया तू कौन है? भैया तो नहीं, लेकिन भाई तुम कौन हो, कौन हो तुम? भाई का संबोधन यह नहीं है, क्योंकि उसको इसी से आगे प्रेम की याचना करनी है, प्रेम प्रस्ताव रखना है। तो भैया शब्द तो यहाँ पे नहीं है, मैं गलत हूँ, लेकिन वो पूछती है कि तू कौन है। तो मनु को भी लगता है कि ये कौन गा रहा है, इतना मीठी सी आवाज़ ये किसकी है। और देखा वह सुंदर दृश्य, जो ही उसने आँख खोली और सामने एक अच्छा सा सीन देखा, दृश्य देखा। इंद्रजाल अभिराम, जादू हो जैसे, आंखों के सामने कोई जादू छा गया हो, नयन का, आंखों का। इंद्रजाल यानी जादू, अभिराम यानी सुंदर। अभिराम का अर्थ देखो नीचे, अभिराम यानी सुंदर। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम, जैसे कोई फूलों से लिपटी हुई लता हो, जैसे कोई चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो, जैसे कोई फूलों से लिपटी हुई लता हो, कोई लता हो, बेल हो जिसके फूल लदे हुए हों, फूल चारों तरफ से घुले हुए हों, फूलों से लदी हुई हो, फूलों से झुकी हुई हो, ऐसी लता, ऐसी बेल, या ऐसा बादल का टुकड़ा जो जिसके चारों तरफ चांदनी फैली हुई हो। हृदय की अनुकृति, हृदय की फोटोकॉपी, अनुकृति यानी फोटोकॉपी कह सकते हो आप। हृदय की अनुकृति, बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, जैसा उसका हृदय था वैसे ही वो बाहर से देखने में थी, लंबी पूरी थी। कैसी थी? 2 फीट की, 3 फीट की, 4 फीट की? नहीं, लंबी पूरी थी। नायिका लंबी ही अच्छी मानी जाती है। एक लंबी काया उन्मुक्त, खिली हुई। हाँ, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल। मधु यानी मीठा सा, वैसे तो मधु का अर्थ होता है शहद, लेकिन यहाँ मीठी सी कहेंगे, मीठी सी हवा। पवन यानी हवा, क्रीडित जैसे हल्की हल्की मधुर हवा चल रही हो। मीठी खाने की मीठी नहीं, दर्द भी तो मीठा होता है ना, ऐसे हवा भी मीठी है, मधुर है। अब मधु का अर्थ यहाँ पे मधुर लगाओ, मधु यानी मधुर। पवन यानी हवा, क्रीडित यानी खेलना, क्रीड़ा। जो खेल का कमरा होता है उसको बोलते क्रीड़ा कक्ष। हाँ,
तो देखो, मधु पवन क्रीडित जो सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जैसे कोई साल का पेड़ हो छोटा सा, शाल एक पेड़ का वृक्ष का नाम है। जैसे छोटा सा साल का पेड़ हो, इतनी सुंदर वो लग रही थी, जैसे बादल का टुकड़ा हो, जैसे लता हो, बेल हो, ऐसे वो लग रही थी। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित हो रही थी, जैसे कोई शाल का छोटा सा पेड़ जो सुशोभित हो रहा हो सुगंधित हवा से मिलकर। मधुर सी हवा चल रही थी, जैसे कोई शाल का पेड़ उसमें खेल रहा हो, खड़ा हो, ऐसी वो लग रही थी। कौन? श्रद्धा कामायनी। मृषण गांधार के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका, वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। क्या पहन रखा था उसने? नायिका। देखो, वस्त्रों का, आभूषणों का इंसान के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई खराब कपड़े पहनेगा, बेहुदा फूहड़ कपड़े पहनेगा, तो क्या उसका सौंदर्य उसमें झलकेगा? नहीं। भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित। आभूषण से बनाओ, श्रृंगार से बनिता यानी स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। ये केशव ने बहुत पहले कहा था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपने पढ़ा, भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित। तो कविता और मित्र और वनिता आभूषण के बिना, पैसे के बिना, श्रृंगार के बिना शोभा नहीं पाते, अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाते। हाँ, तो यही तो लिखा है यहाँ पे। मृषण यानी कोमल, चिकने। गांधार देश कहाँ है? गांधार आजकल गांधार है अफगानिस्तान में, एक समय पे था भारत में। अफगानिस्तान का जो कंधार है, जिसको पहले गांधार कहा जाता था, वो एक वक्त में भारत का हिस्सा था। और आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा कि सन 2001 में भारत का जो विमान हाईजैक हुआ था, यहाँ से एक विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, तो अफगानिस्तान ले गए थे कंधार, और वहाँ जाके उन आदमियों को छोड़ा था, अपने आतंकवादियों को छुड़ाया था उन लोगों ने। हाँ, मृषण यानी कोमल, गांधार देश। हाँ देखो, गांधार हमारे भारत में था। इसका एक बहुत बड़ा पुराण है, गांधारी, जो दुर्योधन की माँ थी। कहाँ की थी? गांधार की थी, इसीलिए उसको बोलते हैं गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधार की थी, इसलिए उसको गांधारी बोलते हैं। पहले जहाँ की औरतें होती थी उसी के नाम से उसको जाना जाता था। जैसे कोई गांधार की है तो गांधारी, पांचाल देश की है तो पांचाली, है ना। कोई रामपुरा की है तो रामपुरी, ऐसे बोलते थे। जैसे कोई जयपुर की है तो जयपुरी बोलेंगे उसको। जयपुर की कोई स्त्री है, वो ससुराल जाएगी तो बोलेंगे जयपुरी कहाँ गई भाई, ऐसे बोलते थे पहले। और फिर अगर नाम के पीछे उपसर्ग प्रत्यय लगाने से वो अगर ठीक से नहीं बैठ रहा, तो जैसे बोलेंगे देवली की कोई स्त्री है तो उसको बोलेंगे देवली की, देवली की बोलेंगे, देवली की औरत, देवली की। तो ऐसे गांधार की है तो गांधारी, ऐसे खुद का नाम तो चला जाता था, और जहाँ की वो होती थी स्त्री, वहीं का नाम चलता रहता था। जैसे कैकई एक प्रदेश है तो वहीं की जो स्त्री होगी उसको बोलेंगे कैकई, है ना। कौशल एक प्रदेश है, और कौशल की जो लड़की होगी वो ससुराल जाएगी तो उसको बोलेंगे कौशल्या, क्योंकि ये कौशल प्रदेश की है। तो गांधारी, कैकई, कौशल्या कौशल प्रदेश की, और द्रौपदी तो ध्रुपद की बेटी थी इसलिए द्रौपदी बोलते हैं, लेकिन जो पांचाल की है उसको बोलेंगे पांचाली। तो ऐसे ऐसे नाम रख दिए जाते थे। तो यहाँ पे मृषण यानी कोमल, गांधार एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान में है। गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, नीले रोए वाले मेष यानी भेड़ों के चर्म यानी स्किन, खाल। पहले कपड़े काहे के बनते थे? जींस विंस तो चलते नहीं थे, और उससे भी पहले जब धागे का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कपास से कपड़े नहीं बनते थे, तो उससे भी पहले कपड़े बनाए जाते थे जानवरों की स्किन के, खाल के। शिव जी को देखा होगा, शिव जी काय के कपड़े पहनते हैं? बाघ के।
बाघ की खाल को लपेट के घूमते हैं, उसको साफ़ कर लेते थे उबाल के पानी में, और फिर सुखा के और तपा के, धूप में सुखा के तपा के उसको एकदम साफ़ कर लेते थे, उसमें स्मेल नहीं आती थी, और फिर वो कपड़े पहनते थे। तो इसने भेड़ के कपड़े पहन रखे थे, और उस पर कैसी भेड़ थी, वो वाइट कलर के, उसके रोए कैसे थे भेड़ की स्किन के, भेड़ के जो ऊन थी उसके रोए थे नीले। तो उसने उन नीले रंग वाले भेड़ के चर्म यानी खाल के कपड़े पहन रखे थे, और एकदम चिकने थे वो, और वो गांधार देश में ऐसी भेड़ होती है। ढक रहे थे उसका वपुकांत नीचे अर्थ देखो, सुंदर शरीर, उसका सुंदर शरीर इन भेड़ों की चर्म से बने हुए कपड़ों से ढका हुआ था, बंध रहा था वह कोमल वर्म, और वह उसका चिकना सा कपड़ा जो खाल का बना हुआ था उसका कवच बना हुआ था, यानी वो कपड़े उसको बचा रहे थे। वर्म यानी कवच, वर्म का अर्थ देखो आवरण, नीचे अर्थ दे रखा है आवरण, आवरण कवच एक ही बात है। ये देखो वर्म यानी आवरण, इसको आप कवच भी बोल सकते हो। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके नीले नीले परिधान के बीच, यहाँ देखो परिधान यानी वस्त्र, उसके नीले नीले परिधान यानी वस्त्रों के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, उसके कोई कोई से अंग दिखाई दे रहे थे। उसने इस तरह से अपने कपड़े पहने हुए थे कि उसके शरीर के अंग दिखाई दे रहे थे कहीं कहीं से। मृदुल यानी कोमल, परिधान यानी कपड़े, सुकुमार यानी कोमल, मृदुल यानी चिकने कोमल, अधखुला यानी आधे खुले हुए आधे खुले हुए अंग कपड़े पहन रखे थे। तो कहीं कहीं से उसके शरीर के कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे, और वो कैसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, जैसे बिजली का कोई फूल खिला हो, बिजली के रंग का कोई फूल खिला हो। बिजली का फूल कोई होता है क्या? नहीं होता। तो ये लेखक ने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि लेखक ने कल्पना की है, जैसे कोई बिजली चमकती है उसका कोई फूल बन जाए, या बिजली के रंग का कोई फूल हो, बिजली का ही फूल हो। बिजली चमकती है तो ऐसे प्रकाश देती है, वैसे ही उसके शरीर से प्रकाश प्रभा निकल रही थी, चमक निकल रही थी, और बिजली के फूल जैसे उसके अंग लग रहे थे जो कहीं कहीं से दिखाई दे रहे थे, आधे खिले हुए थे, गुलाबी रंग के। मेघवन यानी बादलों के बीच में गुलाब के रंग के जैसे कोई फूल हों बिजली के, वैसे ही उसके अंग दिखाई दे रहे थे, मानो नीले नीले आसमान में बिजली चमक रही हो और उसका कोई फूल बन गया हो, वैसे ही उसके शरीर से उसके पार्ट्स दिखाई दे रहे थे। आह व मुख, आह ऐसे ही करते हैं प्रेमी लोग, प्रेमिका को नायिका को देखकर। वह मुख कैसा था, वह चेहरा? पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूरज अस्त होता है, और पश्चिम दिशा के व्योम यानी आसमान के बीच जब घिरते हों घनश्याम, काले काले बादल घिरते हों, चेहरा कैसा लग रहा था? अभी कल्पना की, मानो पश्चिम दिशा है, आसमान है, काले काले बादल घिर रहे हों, ऐसा मौसम हो। और आगे देखो, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अरुण यानी सूर्य, रवि मंडल, रवि भी सूर्य को बोलते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो आभा है उसको बोलेंगे मंडल। तो सूर्य शाम के समय पश्चिम दिशा में काले काले बादलों को भेद कर, काले काले बादलों की ओट से दिखाई देता हो छविधाम। जैसे सूर्य दिखाई देता है बादलों से निकलकर, वैसे ही उसके काले काले बालों के बीच में से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो शाम का समय हो, काले काले बादल छाए हों, और उसमें से सूरज दिखाई दे रहा हो, और सूरज चमक रहा हो शाम के वक्त में, ऐसा लग रहा था। आज की कविता यहीं तक, कल आगे की क्लास में फिर पढ़ते हैं। धन्यवाद।